गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थोड़ा सा पर्यावरण देखेंगे। एक टॉपिक जीएस का पोर्शन है पर्यावरण। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्वायरमेंट से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जीएस के विभिन्न पोर्शन पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग पर्यावरण का स्टडी कर रहे हैं, इसमें देखा जाएगा कि जैसे कि इन्वायरमेंट से जो आगामी परीक्षाएं हैं उस पर प्रश्न कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण जो है वह होता क्या है और कौन कौन से इसके पर्यावरण कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने की उसकी आवश्यकता है। तो एक आउटलाइन बनाएंगे हम और कोशिश करेंगे, बार बार मैं रिपीट करता हूं आपसे कि आउटलाइन जो मैं बनाऊं उसको भी आप नोट करें, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंस जाते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं और आप क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि ये तो मैंने डिटेल पढ़ा था। तो एक आउटलाइन, हर सब्जेक्ट का एक आउटलाइन होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो है पर्यावरण का एक आउटलाइन खींचने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ करके आप जाएंगे तो इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण होता क्या है, जैसे नाम से ही है, यदि हिंदी में हम लोग ध्यान दिया जाए तो परिधन आवरण होता है। परिधन आवरण मतलब कि एक जीव को केंद्र में रख दिया जाए, वस्तु को केंद्र में रख दिया जाए और उसके चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगी। परिधन आवरण मतलब जो चारों चीजें, चाहे भौतिक चीजें हैं, चाहे अभौतिक चीजें हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, चाहे मटेरियल, नॉन मटेरियल, बायोलॉजिकल, जो भी चीजें से आप घिरे हुए हैं वो आपके पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि एक डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए, जरूरी नहीं है लेकिन देख लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है। पर्यावरण किसे कहेंगे, तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ क्या हो, चाहे वो भौतिक वातावरण हो, भौतिक और अभौतिक, मटेरियल और नॉन मटेरियल होगा, इसमें बायोलॉजिकल लिखेंगे जैविक, अभौतिक क्या होते हैं, जैविक चीजें। इसके चारों ओर जो होता है उसका और उसके साथ, इन दोनों के साथ जो अंतर संबंध होते हैं, ये सभी चीज मिलकर क्या बनते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी नोट करिए। किसी जीव के चारों तरफ, मान लीजिए ये जीव है और जीव के चारों तरफ ये है आपका क्या है, भौतिक और अभौतिक वातावरण फैला हुआ है, चाहे जयमंडल, वायुमंडल ले लीजिए, स्थलमंडल ले लीजिए, जलमंडल ले लीजिए, चाहे जो भी चीजें हैं चारों तरफ से घिरी हुई हैं, तो इसी को हम लोग पर्यावरण, परिधन आवरण कहा जाता है। नोट करिए। अब नोट हो गया होगा, हाँ जी, आपको समझ में आ गया कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी का जो है उसके चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सभी इन्वायरमेंट है। यदि हमारा इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो यह व्हाइट बोर्ड भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, आपका जो है रिकॉर्डिंग कैमरा भी आपका उसका पार्ट है, फैन है उसको भी रिकॉर्डिंग का पार्ट है, मार्कर भी जो है वो भी क्या है इसका, सॉरी, पर्यावरण का पार्ट है। सभी चीजें इन्वायरमेंट के पार्ट है, चाहे कोई व्यक्ति है वह भी इसका इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि इसी का अध्ययन करने के लिए
एक विज्ञान बनाया गया, उसका नाम है पारिस्थितिकी। कोई जीव और जीव के आसपास जो भी चीजें हैं, जीव और वातावरण के बीच संबंध जो है क्या है, मतलब यदि कोई पेड़ है तो उससे हमारा क्या संबंध है, मिट्टी है तो उससे क्या संबंध है। तो हमारे वातावरण और जीव के बीच संबंधों का अध्ययन जो करता है, स्टडी करता है, वह एक विज्ञान है। उस विज्ञान का नाम है पारिस्थितिकी। नोट करिए फटाफट, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहेंगे जी? इन्वायरमेंट समझ में आया? इन्वायरमेंट के और जीव के बीच क्या रिलेशन है, उसका जिसका अध्ययन करते हैं, उस साइंस को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, जिसको सबसे पहले इकोलॉजी शब्द देने का श्रेय दिया जाता है अर्नेस्ट हैकल को। अर्नेस्ट हैकल। अब यदि आपके क्वेश्चन पे सीधा आते हैं कि पूछा जाए पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल महोदय यदि विकल्प में नहीं है तब क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में रेटर को लगाएंगे। विकल्प यदि यह ना हो तब रेटर को लगाएंगे, और शब्द कंफ्यूजन वाला हो, क्योंकि रेटर महोदय ने, दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है आप लोग को? रेटर महोदय ने आपको, इन्होंने क्या बोला, इकोलॉजी शब्द ना बोल करके इन्होंने बायोलॉजी, नोट कर लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी जो विस्तृत व्याख्या किया है वो अर्नेस्ट हैकल ने किया है, उस पर विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए हैकल को ही हम टिक करते हैं। ऑप्शन में यदि हैकल मौजूद नहीं है तो रेटर को हम लोग टिक करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से आप थोड़ा सा आते हैं हम लोग, इसी से पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है। ठीक है, इसी से क्या बना हुआ? पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है। एक फॉर्मेट बना दूं थोड़ा सा, क्योंकि आगे एक्सप्लेन करने से पहले एक फॉर्मेट बनाना जरूरी है। ठीक, पर्यावरण में हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पढ़ना है। इकोसिस्टम पढ़ना, क्योंकि इकोसिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। इकोसिस्टम पढ़ना है, उसके बाद जो दूसरा पोर्शन हम लोग को करना है वह पढ़ना है पर्यावरण परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ले लीजिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेना। और तीसरा जो पोर्शन है वह है प्रदूषण। प्रदूषण, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण पढ़ना। ये तीन यदि टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आप जान लीजिए कि इन्वायरमेंट आपका क्या होगा बेटा, कंप्लीट हो गया। तीन टॉपिक पढ़ते ही इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, दिख रहा है, बोले सर जी तो तीन टॉपिक है, बहुत 10-10 मिनट में पढ़ा दीजिए।
और आज का टॉपिक कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ये अपने आप में बृहद है। मैंने समेट दिया, पूरे पर्यावरण को पढ़ना है तो 3 टॉपिक में पढ़ लीजिए। मोटा मोटी यदि पढ़ा दिया जाए आपको, तब भी आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो एक एक टॉपिक को थोड़ा सा आउटलाइन समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले जानना जरूरी है, जैसे इकोलॉजी देखा हमने, पारिस्थितिकी देखा। पारिस्थितिकी एक साइंस है, विज्ञान है, जिस तरह सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से एक साइंस है। कौन सा? इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में स्टडी करते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि कोई भी जीवों के रहने के लिए एक निश्चित भूभाग होता है और वो उससे रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करता है। एक जीव जैसे हम हैं तो हमारा परिवार होगा, हमारा समाज होगा, तो हमारा एक ये इकोसिस्टम कहलाएगा, जहां से वो भोजन प्राप्त करे और जहां पर वो भोजन दे। वो एक सिस्टम होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र जहां शामिल होता है, क्षेत्र को ध्यान में रख करके बनाया गया है इकोसिस्टम। एक जीव के रहने के लिए आवास को ध्यान में रख करके जो उसकी आवश्यकता की चीजों की पूर्ति करता है। आज चूंकि हम लोग कहेंगे तो इकोसिस्टम पूरा विश्व हमारे लिए है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बैठ करके अमेरिका से अपनी जो है चीजों को ऑर्डर कर लेते हैं, जरूरत की चीजों को। तो इसीलिए मनुष्य को थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूं, क्योंकि मनुष्य ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है, पूरे पृथ्वी को ही हम जो इकोसिस्टम एक मान लेंगे, सबसे बड़ा इकोसिस्टम, ठीक है। लेकिन जीवों के स्तर पर थोड़ा देखा जाए तो इकोसिस्टम जो शब्द दिया गया था वह सबसे पहले दिया गया था एजी टांसले के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, फैक्चुअल चीजें हैं और इसी को थोड़ा आज समझेंगे। आज की क्लास में इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। इकोसिस्टम जो शब्द दिया गया था एजी टांसले ने दिया था, ठीक है। इससे पहले इसको बायोलॉजिकल, हाँ जी लिख लीजिएगा, एजी टांसले। अब इसके फिर इसको अभी बायोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी अलग पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको समझिए। इसमें पढ़ना है आपको खाद्य श्रृंखला, दूसरा पढ़ना है आपको जैव विविधता, फूड चेन, बायोडायवर्सिटी, और कुछ संबंधित जो हैं वह आपके क्या पढ़ने हैं, इससे संबंधित फैक्ट्स कुछ ले लीजिए, तथ्य या सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है उसकी स्टडी हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। मोटा मोटा जानिए कि हर प्रकृति में सूर्य पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति चाहे प्रत्येक जीव एक दूसरे पर आश्रित है बेटा जी। प्रत्येक जीव एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। तो वो डिपेंडेंसी बनी हुई है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। तो इसमें इनकी 2 वैरायटी होते हैं, एक को बोलते हैं उत्पादक और एक को बोलते हैं उपभोक्ता। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस करे भोजन का और जो उसको उपभोग करे। तो प्रोड्यूसर जो है प्रकृति में, नेचर में बात किया जाए तो प्रोड्यूसर केवल ग्रीन प्लांट है, या कहा जाए जो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, हरे पौधे ही कहा जाए कि मेन प्रोड्यूसर हैं। यदि यह फूड न प्रोड्यूस करें, भोजन न उत्पन्न करें, तो कोई पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है।
मैं बताता हूं कि एनर्जी का मेन सोर्स सनलाइट है, तो पृथ्वी पर मेन एनर्जी का सोर्स जो है वो हमारा कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं। किसी भी बोलेंगे सर जी हम तो क्या है चिकन मीट और खा करके जी लेंगे। बेटा चिकन किस पे जिंदा रहता है? सर जी दाना, दाना कहां से आता है? घूम फिर करके आपको किस पे डिपेंड होना है? पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होना है, क्योंकि यही एक ऐसे बोला जाता ना कि हमारे पूर्वज या सबसे पहले हमारे पूर्वज कौन है? बंदर हैं। तो मैं बोलता हूं कि भाई हम पृथ्वी के जीवों के पूर्वज सबसे पहले ग्रीन एल्गी है, हरित शैवाल है। ग्रीन एल्गी सबसे पहले आया जिसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू किया, और उसी के कारण ऑक्सीजन वायुमंडल में आया, और उसी के कारण जो है भोजन बनना शुरू हुआ और जीव की उत्पत्ति हुई। तो इंपॉर्टेंट है कि हर पेड़ पौधे भोजन अच्छा बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड है, या जमीन में जो खनिज पदार्थ हैं उन पे डिपेंड है। तो यह प्रकाश संश्लेषण यह टॉपिक है, हम लोग इसको अलग पढ़ेंगे। संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को अन्य जीव खाते हैं, और फिर उनको अन्य जीव खाते हैं। इसी तरह से चैन बनता है, और लास्ट में एक जो जीव होता है उसको मरने के बाद कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो तीसरा प्राणी होता है जिसको अपघटनकर्ता कहते हैं। जैसे चींटियां हो गई, दीमक हो गया, गुबरौला हो गए, जो क्या करते हैं मरी हुई चीजों को, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, उनको सड़ाने का काम करते हैं। वही अपघटनकर्ता बैक्टीरिया सारे हो गई, ये अपघटनकर्ता की श्रेणी में आते हैं। यही 3 प्रकार के खाद्य श्रृंखला में पाए जाते हैं। उत्पादक, अब उपभोक्ता में कौन कौन से हैं अभी डिटेल हम लोग जाएंगे। तो उपभोक्ता में हमारे जो हैं वह है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उच्च मांसाहार कहे और सर्वाहारी कहा जाते हैं हम लोग जो है। तो प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। जो भी घास फूस फल फूल सब्जी उब्जी खा करके रहता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे बकरी होती है, गाय होते हैं, भैंस होती हैं, कुछ जानवर हैं जो क्या करते हैं हरे पेड़ पौधों को ही खा करके जीवित रहते हैं, हिरण। द्वितीय उपभोक्ता होता है जो प्रथम उपभोक्ता को खा करके जिंदा रहता है, मतलब कि हिरण को मार के खाए, बकरी को मार के खाए, ठीक है। और तृतीय उपभोक्ता वो होता है जो द्वितीय को भी मार के खा जाए, तो उसको तृतीय उपभोक्ता होते हैं। और सबसे उच्च उपभोक्ता होता है मनुष्य। मैंने बोला था ना बेटा कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक कोई जानवर है तो मनुष्य है। तो उच्च उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी या अंतिम उपभोक्ता यदि पूछा जाए तो वह मेन उपभोक्ता हम लोग हैं कौन? मिश्रित उपभोक्ता बोला जाए तब भी हम ही लोग हैं मनुष्य। और सबका कहा जाए बाप है अपघटनकर्ता, जो सबको गड़ा सड़ा गला करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, अपघटनकर्ता। तो ये फूड चैन है। फिर ये क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। चैन क्यों बोला गया है कि ये मिट्टी में मिला देते हैं शरीर को, और फिर वहां से फिर बीज पनपता है, उन्हीं से जो है खनिज पदार्थ लेकर के फिर पेड़ निकलता है, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फिर भोजन बनाता है, फिर उसको बकरी खाती है, फिर उसको हम लोग खाते हैं। इसीलिए इसको फूड चैन कहा गया है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताएं, तो क्या आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। दूसरा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी जो है
क्या है? जैव विविधता बेटा जी एक क्षेत्र को ये भी इंगित करता है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा मैंने बताया। तो यह एक क्षेत्र होता है जहां पर विभिन्न प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिनकी मात्रा सबसे ज्यादा, कई विभिन्न प्रकार की प्रजाति, विभिन्न प्रकार के सांप, विभिन्न प्रकार के मतलब पादप, पेड़ पौधे और प्लांट और जीव दोनों की विभिन्न प्रजातियां एक जगह पर रहती हैं। तो ऐसी जगह को, ऐसी चीज को जैव विविधता कहा जाता है, जीवों की विविधता सीधा याद रखिए, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है WG रोजन ने दिया था सबसे पहले, WG रोजन ने दिया था, ठीक है। इससे पहले जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द दिया गया था, वह दिया गया था दासमैन के द्वारा, रेमंड एफ दासमैन। यदि कहीं आप ऑप्शन में बायोडाइवर्सिटी ना करके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाए बेटा जी, तो इसको रेमंड एफ दासमैन, इसी शब्द को दिया। सबसे पहले यही शब्द दिया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बाद में WG रोजन ने इसको बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है समझिए, कि जहां पे सर्वाधिक वर्षा होगी और गर्मी भी ज्यादा रहेगी, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी, गर्मी भी ज्यादा रहेगी। आप देखे होंगे बरसात के दिनों में जून जुलाई के बाद अगस्त में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बरसात होने के बाद, बारिश होने के बाद वह उमस होते ही हर जगह पेड़ पौधे निकल आते हैं और विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे कीड़े मकोड़े आपको दिखाई देते हैं, जो दीपावली की सफाई में बर्बाद की उनको नष्ट किया जाता है। तो ये जो है कैसे आया, यही समझिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि यदि सघन जंगल पादप मौजूद हो, सघन प्लांट्स मौजूद हो, तो वहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीने के लिए आश्रय मिल जाएगा और वहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होगी, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि यदि ज्योग्राफी की क्लास में पढ़े होंगे कि यदि पृथ्वी है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा बारिश भी यही होती है, तो इसका मतलब है सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ होना चाहिए? 0 डिग्री अक्षांश पे होना चाहिए। 0 to 5 रखा जाता है, भूमध्य रेखा पर होना चाहिए, या भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। अब भारत की बात किया जाए थोड़ा सा, तो भारत में बायोडाइवर्सिटी कहां होना चाहिए भाई? सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? साउथ में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यह पूछा जाता है कि थोड़ा सा भारत का मैं बता दूं आपको। भारत की स्थिति ये कर्क रेखा के पास यहां स्थित है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, जैसे ये बना लिया जाए हम लोग छोटा सा, आप भी बनाइएगा, जिससे क्या होगा हम लोग का थोड़ा सा मैप बनाना भी कुछ जानेंगे। ये भारत है और यहां से गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए हमारी कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को गुजरती है। तो ये गर्म क्षेत्र में ही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये गर्म बेल्ट है पृथ्वी का। तो यहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी और सर्वाधिक वर्षा होने के साथ साथ यहां पर क्या होगा? सर्वाधिक
पादप उत्पन्न होंगे, प्लांट्स उत्पन्न होंगे और सर्वाधिक प्लांट्स उत्पन्न होंगे, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स उत्पन्न होंगे, विभिन्न जातियों के प्लांट्स उत्पन्न होंगे, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी होंगे, तो बायोडायवर्सिटी जहां ज्यादा होगी। इसीलिए लेकिन चूंकि हमारा हिमालय यहाँ पर स्थित है, तो ये खिसक करके गर्मी और नीचे चली जाती है। हमारे हिमालयी क्षेत्र ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, तो यहां से जो है यह और खिसका के गर्मी को ऊपर कर लीजिए, नीचे मत ले जाइए। तो लेकिन भारत में पर्वतों की ऐसी संरचना है जिसके कारण सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वह केरल में होती है। अब बोलेंगे सर जी सबसे ज्यादा वर्षा तो हमने पढ़ा है चेरापूंजी के मानसीराम में होती है। आप सही पढ़े। सर्वाधिक यदि साल भर का औसत लिया जाए, एवरेज लिया जाए, तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के मानसीराम में होती है साल भर का। लेकिन आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि सर्वाधिक मानसूनी वर्षा कब होती है, कहां होती है, तो वो होती है आपके केरल में 250 से 300 वर्षा। सोचिए, तो यहां पर चूंकि पश्चिमी घाट, हम पूरा लेंगे, केवल केरल ही ना लीजिए, पश्चिमी घाट को ले लीजिए, तो ये पश्चिमी घाट जो है हमारा बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कौन से क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है और जो उसको रिजर्व करने की आवश्यकता है, सुरक्षित करने की आवश्यकता है, तो मनुष्यों से बचा कर रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला हमारा किसका आएगा, पश्चिमी घाट आएगा, दूसरा हिमालयी क्षेत्र आ गया, ठीक है, तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वह और बर्मा का लेकर के, तो भारत वर्मा क्षेत्र आ गया, और तीसरा है एक इंपॉर्टेंट है सुंडालैंड, वो अंडमान निकोबार यहां होगा देखिएगा, और जकार्ता का बेल्ट लेकर के यह सुंडालैंड है। सुंडालैंड चार क्षेत्र पता चला। हिमालय क्योंकि ये ऊंचाई पे है और प्लस वहां पे भी वर्षा होती है, और चूंकि यहां पर जो है सघन वन पाए जाते हैं, तो वहां पर जैव विविधता पाई ही जाएगी। यह भी हिमालय क्षेत्र का ही पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, उसमें भारत और वर्मा क्षेत्र में भी जैव विविधता सर्वाधिक, मतलब कहा जाए मनुष्य का कम हस्तक्षेप है जहां जहां। और केरल वाले क्षेत्र में वेस्टर्न घाट पर इतनी वर्षा होती है और इतने शांत वैली, साइलेंट वैली पूछा गया है, शांत घाटी, शांत घाटी या साइलेंट वैली पूछा जाता है कहां है, तो वो केरल वाले क्षेत्र पर ही है। यहाँ नीलगिरी पर्वत खड़ा है बेटा सीधा, जो वर्षा को इधर जल्दी जाने नहीं देता, इसीलिए यहाँ पर जो है मानसून आने पर वर्षा नहीं होती है, लौटते हुए ठंडियों में तमिलनाडु और क्षेत्र पर वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर लौटते हुए मानसून कारण होती है, आते हुए मानसून के कारण नहीं होती। चूंकि ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है, तो अभी आपको बता रहा था मैं कि आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बायोडायवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो वो आपके 4 हैं। फर्स्ट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और आपका सुंडालैंड। नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल मैं एक आउटलाइन बना रहा हूं कि प्रश्न कहां से बनते हैं, उसके बाद हम लोग देखा जाएगा जलवायु परिवर्तन, देखा जाएगा प्रदूषण, देखा जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते देते हैं, और थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करिए फटाफट।